गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ एंड होपफुली साउंड इज प्रॉपर। सो इफ वी प्रोसीड फर्दर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को कैरी करते हैं। In this electrostatic, we were talking about basically electrostatic potential energy. So electrostatic potential energy कैसे डिफाइन करते हैं वो मैंने आपको बताया। एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ। जस्ट लाइक एनी अदर पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक को भी एग्जैक्टली सिमिलर वे पे हम लोग कैरी करके लेके जाते हैं। What we do is this: change in electrostatic potential energy is equal to minus work done by conservative force, that is electrostatic force. और as per definition हम लोग इसको ऐसा भी बोलते हैं, this is equal to the work done by external agency in moving some charge from infinity to that particular location. और ऐसा भी बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू द वर्क डन इन क्रिएटिंग अ सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम को आप क्रिएट करते हो, उसके लिए जितना वर्क डन की जरूरत पड़ती है, दैट बिकम्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, दैट इज ऑफ कन्फिगरेशन। सो उस कन्फिगरेशन के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी लगती है या जो टोटल एनर्जी होती है, उसी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। आपको ये बताया गया अपने पास अगर एक पॉइंट चार्ज Q1 है और एक पॉइंट चार्ज Q2 है, सो दैट इज अ सिस्टम। इस सिस्टम के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को कंबाइन करके ऐसा भी याद रख सकते हो, दिस इज इक्वल टू अ चार्ज प्लेस्ड इन अ पोटेंशियल। सो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए किसी भी चार्ज को किस पोटेंशियल पे रखते हो, तो उस चार्ज से रिलेटेड एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी अपने को मिलता है। सो डेल्टा यू या फिर एनर्जी यू इनफाइनाइट को रेफरेंस लेते हुए जो पोटेंशियल एनर्जी आता है इस सिस्टम का, दिस केम आउट टू बी K Q1 Q2 अपॉन R। और एक बेसिक फॉर्मूला था जो लास्ट क्लास में मैंने लिस्ट किया था। अब अगर अपने को एक सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ पार्टिकल्स का पोटेंशियल एनर्जी चलता है या पता चलता है अपने को, सो इन केस देयर इज अ सिस्टम व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ सो मेनी पॉइंट चार्जेस, उसका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम इस तरह से पेयर को आइडेंटिफाई करेंगे और फॉर ईच पेयर वी विल राइट लाइक दिस। फिर सभी को सम अप कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी अपने को मिल जाता है। टिल हियर वी वर इन द लास्ट लेक्चर। और अब देखोगे ग्रेविटेशन में एग्जैक्टली सिमिलर किया गया था। यहाँ पर Q1 Q2 जो भी होते हैं उनके प्लस माइनस जैसे भी साइन हो गए, साइन के साथ आप प्लेस करते हो। एनर्जी है तो यूनिट क्या रहेगा, जूल, और स्केलर क्वांटिटी है, सो बहुत सारी एनर्जीज होंगी तो उनको नंबर वाइज हम ऐड कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ छोटा सा और आपको उसका आंसर कर देना। लेट्स ऐसा करता है कि अपने पास कुछ पॉइंट चार्जेस हैं, एक यहाँ पर है Q, एक पॉइंट चार्ज हेयर Q, अनदर पॉइंट चार्ज इज हेयर दैट इज Q। ये इसका साइड लेंथ है A, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रखा गया। आपसे पूछता है फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और कॉन्फ़िगरेशन और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी ऐसा बोला जा सकता है। आपको उसके बारे में बताना है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना रखेगा। ट्राई कीजिए, फिर हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। थ्री के स्क्वायर बाई आर, एक आंसर बताया जा रहा है।
यहाँ पर R के प्लेस पर आप A लिखोगे, दैट्स ऑब्वियस। So what we can do, we can search for the number of pairs। जैसे एक ये पेयर हो गया, इसका अपना पोटेंशियल एनर्जी होगा, इस पेयर को एक पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, और एक जो लास्ट पेयर है उसकी भी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। एवरी पेयर कैरीज वन पोटेंशियल एनर्जी, और सारे पेयर्स को हम लोग ऐड अप कर देंगे। सो वी विल गेट 3 पेयर्स। सो वी विल से कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी U इज इक्वल टू K Q Q upon A for first pair, K Q Q upon A for the second pair, K Q Q upon A for the third pair. Basically, it's going to be 3 times K Q square divided by A. So ये अपना आंसर बन जाएगा, और सभी सेम साइन के थे, तो बेसिकली हम A का कैलकुलेट कर लेंगे और ये कैलकुलेट करेंगे हाउ मेनी पेयर्स आर देयर, सो वी कैन ऐड देम अप। टोटल नंबर ऑफ पेयर पता करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ या फिर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी को पता करने के लिए। कॉपी कर लीजिए, सिंपल है। कई बार साइन बदल देगा, प्लस माइनस करेगा। सो अगेन यू नीड टू डू व्हाट, प्लस माइनस का ख्याल रखना। Sir, यस sir, can you please show the previous slide? ओके, दिस इज प्रीवियस स्लाइड। Thank you, sir. ये कॉपी कर लिया होगा आपने, ये सोल्यूशन जो मैंने बताया। मोस्ट ऑफ यू यही सोल्यूशन निकाल ले होंगे। डायमेंशन का याद रखना है, ये एनर्जी है, सो 1/r रहता है, और फोर्स होता है तो 1/r स्क्वायर होता है। सो डायमेंशन डाउन साइड सिंगल पावर पे आएगा, ख्याल रखेंगे। जस्ट फॉर सेक ऑफ योर प्रैक्टिस एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, अगेन आपको सॉल्व करके आंसर देना केयरफुली। दिस टाइम वी आर कंसीडरिंग अ स्क्वायर, unless we are having a charge q over here, a charge minus q over here, a charge q over here, charge minus q over here. The square has a side A. So it says find electrostatic potential energy of the system. So इस given system का अपने को potential energy calculate करनी है। सभी लोग कोशिश करें, आप जब सॉल्व करोगे तो फिर आपसे आइदर करेक्ट आंसर आएगा और आपको पता चल जाएगा क्या एरर हो रहा है। बोथ आर गुड। ओके, तब तक आप सॉल्व कर दो, मैं भी पैरेलली सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। यू नीड टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ पेयर्स। सो विल फाइंड कि एक ये पेयर बनेगा, सिमिलरली एक ये पेयर बनेगा, सिमिलरली एक ये पेयर बनेगा, सिमिलरली एक ये पेयर बनेगा। सो 4 पेयर्स जिनके बीच का सेपरेशन ए चल रहा है जिसका, वो हम देख सकते हैं। इसके बाद डायगोनली जाओगे तो एक ये पेयर बन रहा होगा, एक ये पेयर बन रहा होगा। सो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स जो आएंगे अपने पास 6 आ जाएंगे। अब जानते हो हम लोग इसको NC2 से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ पेयर्स इज इक्वल टू NC2। n में से कोई 2 चूज करना। n इज द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस
सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस इज 4. इसका फॉर्मूला बनता है n(n-1/2). इसको आप याद रख सकते हो. Here n is equal to 4. सो नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो जाएंगे, ये को पता करेगा कि हमने सारे पेयर्स को काउंट किया या नहीं. सो दिस इज गोइंग टू बी 4 into 4 minus 1 divided by 2. दिस इज अ नंबर यू कैन मल्टीप्लाई 3 into 2 6. तो ये बताएगा अपने को टोटल 6 नंबर ऑफ पेयर्स मिलने वाले हैं. अगर अपने को 6 नंबर ऑफ पेयर्स मिलने वाले हैं तो कितने सेपरेशन पे मिलने वाले हैं. कुछ पेयर्स जो होंगे जिनके बीच का गैप ए होगा, तो हम ए सेपरेशन वाले पेयर्स को देखेंगे. जिनका साइड लेंथ ए है या सेपरेशन ए है, ऐसे कितने पेयर्स हमारे पास हैं, 4. Each side और edge is going to give you 1 pair. So इनका combined अगर potential energy लिखना चाहें उसको U1 बोलेंगे. तो हम एक पेयर का कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर सभी का इंडिविजुअली कैलकुलेट करके ऐड कर सकते हैं. किसी भी एक पेयर को पकड़ते हैं तो इसमें आएगा के क्यू और माइनस क्यू. ये बन जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर ए. सेकेंड पेयर का आप देखोगे तो ये भी माइनस क्यू स्क्वायर बनेगा, थर्ड का भी माइनस क्यू स्क्वायर बनेगा, फोर्थ का भी माइनस क्यू स्क्वायर बनेगा. क्योंकि एक प्लस और एक माइनस आ रहा है, इसको हम डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंटू 4. तो यू कैन कॉल इट एज माइनस 4 टाइम्स के क्यू स्क्वायर. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्जेस अगर हम ए सेपरेशन वालों को कैच करते हैं तो. देन आफ्टर अगला जो सेपरेशन आएगा वो a√2 वाला आएगा. जब आप a√2 सेपरेशन रीड कर रहे होगे तो फिर ये पेयर बनेगा डायगोनल वाला. ऐसे आपको दो बनने वाले हैं बॉडी ये जो डायगोनल्स हैं इसके. और इसका कंबाइंड अगर आप u2 पकड़ते हो तो पॉजिटिव पॉजिटिव को लिखोगे तो भी आएगा के क्यू स्क्वायर बाई a√2. नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो भी पॉजिटिव आ जाएगा. बेसिकली ये 2 टाइम्स हो जाएगा. सो टोटल कितना हो जाएगा, यू कैन ऐड देम अप, u1 प्लस u2. देन यू विल फाइंड कि इसकी जो वैल्यू आएगी के ए स्क्वायर बाई के क्यू स्क्वायर बाई ए को आप कॉमन ले सकते हो और ब्रैकेट के इनसाइड 4 आ जाएगा प्लस √2 आ जाएगा. ये आपको फाइनल आंसर होगा. 4 ऑप्शन देगा, उनमें से कुछ एक ऑप्शन ऐसा लिखा होगा उसको आप करेक्ट मार्क कर दोगे. सो यहाँ पर और मास वाले केसेस में थोड़ा सा डिफरेंस चलेगा क्योंकि मास सभी पॉजिटिव हुआ करते थे तो अपने को प्लस माइनस का कम ख्याल रखना पड़ता था. यहाँ पर प्लस और माइनस का आपको ख्याल रखना है. मल्टीप्लिकेशन किसका किसके साथ हो रहा है वो देखना पड़ेगा और डिपेंडिंग अपॉन कैसे साइन अरेंज्ड हैं. सिमिलर भी सेम भी आ सकता है सेम डिस्टेंस वालों को और अलग अलग भी आ सकता है सेम डिस्टेंस वालों को. ओके तो इस तरह से कोई भी अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया होगा पॉइंट फॉर्म में तो आप उसका उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो. आगे प्रोसीड कर सकते हैं. इसी तरह से अगर आपसे कई बार ऐसा बोलेगा कि आपके पास बॉडीज हैं तो बॉडीज का कितना पोटेंशियल एनर्जी आता है तो उनको हम लोग सेल्फ एनर्जी कहते हैं. सो एज अ पॉइंट में लिखा देता हूँ और सिमिलर टाइप हम लोग ग्रेविटेशन में देखा है. आपसे पूछ सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of a uniformly charged. एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं. यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल. लेट्स सपोज स्फेरिकल शेल है, उसका चार्ज क्यू है, रेडियस आर है और इसका अपने को पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है. इस पर भी देखोगे तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट चार्जेस रहे होंगे और उनके बीच का सेपरेशन बदल रहा होगा. सो कैलकुलेट करना लाइक पेयर वाइज इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग स्टफ. बट अगर इसको हम कैलकुलेट करते किसी और मेथड से तो इसका कितना पोटेंशियल एनर्जी आने वाला है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल का. सो यू कैन रिमेंबर दिस थिंग कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा दैट इज गोइंग टू बी कि एग्जैक्टली सेम वे जो हम लोगों ने ग्रेविटेशन में प्रूव किया था. इसका ग्रेविटेशन हम लोगों ने प्रूव किया होगा योर नोटबुक्स. तो ये कुछ ऐसा होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस आर.
एग्जाम में पूछा गया था कि कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है स्फेरिकल शेल का, और अगर उसका चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, 4 ऑप्शन दिए गए थे। ये जो ऑप्शन होगा इसको आपको मार्क करना होगा, कॉपी कर सकते हो। कैसे प्रूफ किया है उसका प्रूफ आप देख सकते हो ग्रेविटेशन में, वन वे ऑफ प्रूविंग इट। अनदर वे ऑफ प्रूविंग इट हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी प्रूव कर लेंगे, उसका प्रूफ मैं आपको बताऊंगा, सेकेंड वे ऑफ प्रूविंग द सेम थिंग। फिर आपसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of a uniformly charged solid sphere. Again, charge q, radius. Anybody can remember how much this going to be, or what factor you are going to see in this case? इस समय ये solid है, कैसे आप पता कर सकते हो? ग्रेविटेशन में हम लोगों ने वॉच किया, इसलिए एग्जैक्टली सेम फैक्टर यहाँ पर भी आने वाला है, क्योंकि सेम लॉजिक्स चल रहे हैं, सेम कैलकुलेशन जाएंगी, तो सेम फैक्टर भी आएगा। सो दिस पोटेंशियल एनर्जी, इसको सेल्फ एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि इस बॉडी का खुद का एनर्जी है, और दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू k q square divided by 5r। इन दोनों को प्रूव करने का वे आउट हम लोगों ने समझा था। व्हाट वाज द वे आउट, लाइक कि कैसे डिपॉजिट करेंगे चार्ज को, चार्ज बिल्डअप होता रहेगा तो सिस्टम को बिल्डअप करेंगे, वहां पे मास की बात कर रहे थे, फिर इसको इंटीग्रेट किया था, तो ये दोनों आंसर्स हमारे पास आ गए थे। कॉपी कर लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मुलेशन है। और दूसरा तरीका क्या होता है इनको पता करने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल के लिए आप इनको याद रख सकते हो। तो ये पोटेंशियल एनर्जी सेल्फ के लिए अगर आपसे पूछेगा तो इसके बारे में पूछेगा, स्फेरिकल शेल के बारे में या फिर सॉलिड स्फीयर के बारे में। किसी और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अगर पूछता है तो अपने पास एक मेथड आने वाला है, उस मेथड से हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसको हम लोग अभी पढ़ लेते हैं, तो कनेक्टिविटी भी हो जाएगी और यहाँ पर उसका यूज भी हो जाएगा। तो मैं एक पॉइंट आपको दे देता हूँ, जब कभी कोई चार्ज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, तो उसकी वजह से स्पेस पर एक फील्ड एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, ये एनर्जी होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ इज एनर्जी, और जिस स्पेस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस स्पेस पर एनर्जी इनबिल्ट होगी, या उस स्पेस पर एनर्जी एग्जिस्ट कर रही होगी। एज सिंपल एज दैट कि अगर आपने जैसे ये सॉलिड वाला स्फीयर वाला केस देखा, तो अगर इसके पास चार्ज है तो आप पाओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज खत्म कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म कर दिया, चार्ज है तभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी इसकी पोटेंशियल है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द फील्ड। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी स्पेस पर एग्जिस्ट करता है तो उस स्पेस पर हम कह सकते हैं कि देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो एग्जिस्टिंग। पॉइंट इज कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल एनर्जी होती है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दे आर लिंक टुगेदर। हाउ दे आर लिंक टुगेदर, उसके बारे में एक फॉर्मूला देते हैं हम आपको। तो कुछ ऐसे फ्रेम कर सकते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ स्पेस, then in the space there will be electrostatic potential energy. So basically शो करने की कोशिश की जा रही है, फील्ड है तो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है तो फील्ड है, ऐसा हम लोग बात कर सकते हैं। सो फील्ड है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी होगी, कैसी होगी, हम पता कर सकते हैं। उसको इस फॉर्मूले से दिया जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको, पोटेंशियल वर्ड आना चाहें तो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, दैट मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
So, एक यूनिट वॉल्यूम पर कितना एनर्जी एग्जिस्ट करता है, दिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसके बेसिस पर हमसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कई बार एडवांस जैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस पर, तो वो भी पूछा जा सकता है। सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहां पर ई is the electric field, epsilon naught you know that half is a number, u से लिख लेते हैं। so ये u है, small u, और this can be written as du by dv, energy per unit volume, and that is equal to half epsilon naught e square। कॉपी कर लीजिए। how we can use this to find the potential energy of a given charge distribution। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो du होगा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी, वी का मतलब वॉल्यूम है, ऐसा लिखेंगे। और आप चाहो तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। इफ यू इंटीग्रेट बोथ साइड यू विल फाइंड कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू इंटीग्रेशन हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसमें जो हाफ एप्सिलॉन नॉट है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन हमारा ई कैसा है, कांस्टेंट या वेरिएबल, वो अंदर रह सकता है। और डी वी मतलब डिफरेंशियल वॉल्यूम। डिफरेंशियल वॉल्यूम से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर करस्पॉन्डिंग लिमिट तक उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। सो ये पोटेंशियल एनर्जी निकालने का एक दूसरा तरीका अपने पास है। हियर डीवी इज वॉल्यूम, डिफरेंशियल वॉल्यूम। ना आप ये पाओगे कि इसको सॉल्व यूज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि डीवी लिखना हमारे लिए डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सुटेबल डीवी लिखना तो डिफिकल्ट रहेगा, इसके लिए इजी रहेगा। तो इजी केसेस वाले एग्जांपल को हम लोग देख लेंगे जो जनरल एग्जाम में पूछ लेते हैं। सो ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला याद रख सकते हो। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो जब उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछेगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये एनर्जी डेंसिटी है, दैट मीन्स ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। एंड यू नो द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, यू नो द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, तो आप बता सकते हो कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा। एनीवे आप इसको कैच कर सकते हो और निकाल सकते हो। कॉपी हो गया हो तो हम इसको एक एग्जांपल में डील करें, या फिर आप इसको यूज कर सकते हैं जो प्रीवियस है, इन दोनों में से किसी एक को प्रूफ करने के लिए। तो मैं इन दोनों में से किसी एक को प्रूफ करने के लिए इसको यूज करके बताता हूँ। एक को मैं प्रूफ करूंगा, दूसरे को आप घर पे प्रूफ करेंगे इसी मेथड को यूज करके, और एक मेथड तो आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हो। सो लेट्स से हम लोग फर्स्ट को प्रूफ कर लेते हैं, सेकंड को आपको घर पे प्रूफ करना है। कैसे वर्क करता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो फॉर्मूला अगर आपने कॉपी कर लिया, सो लेट्स यूज दिस। अपने को ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट u is equal to k q square upon twice r for spherical shell, uniformly charged spherical shell। पूरा लैंग्वेज लिखेंगे तो इस तरह से आएगा। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप सिंपली ऑब्जर्व करते रहिए हाउ वी आर परफॉर्मिंग दिस। ये स्फेरिकल, और अगर इसको चार्ज आपने दिया ना, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी? पूरे स्पेस पे एग्जिस्ट करेगी, इन एंटायर स्पेस। दैट मीन्स अगर हम अपना ओरिजिन सेंटर पॉइंट पकड़ते हैं तो रेडियस के टर्म में मेजर कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो रेडियस अप टू इन्फिनिटी हमने को देखना है, तो पूरे स्पेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। बाय द वे जो इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला जीरो होता है। स्फेरिकल शेल के इनसाइड का फील्ड जीरो होता है, तो इनसाइड में फील्ड जीरो रहेगी। आउटसाइड का फील्ड क्या रहेगा? आउटसाइड का फील्ड रहेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आप जानते हो। So this electric field runs from 0 to infinity. From 0 to capital R, it is 0. From capital R to infinite, it is kq upon r square. Now,
इंटायर स्पेस से टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अपने को एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, ये वॉल्यूम एलिमेंट। स्फेरिकल केसेस में वॉल्यूम एलिमेंट लिखना हमारे लिए बहुत आसान होता है। आर डिस्टेंस पे जाकर के एक डीआर का स्फीयर तो हमको डीवी पता चल जाएगा। तो ऐसे केसेस के लिए जो डीवी होता है स्फेरिकल सिमेट्रिकल केसेस के लिए, वो आप जानते हो कि 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे और डीआर से मल्टीप्लाई कर देंगे। So that is the differential volume of any spherical element. उस स्फेरिकल एलिमेंट में कितना पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उस लोकेशन की ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एनीवे अगर हम लोग डायरेक्ट प्रोसीड करना चाहते हैं तो अपने पास फॉर्मूला है कि जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा दैट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी। डीवी अपने को पता है। अच्छा, इसका जो इंटीग्रेशन करना होगा अपने को, वो इंटीग्रेशन करना होगा 0 रेडियस से लेकर के इनफाइनाइट रेडियस तक। क्यों? क्योंकि अपने को पूरा वॉल्यूम कैच करना है। जहां जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सारे वॉल्यूम स्पेस को यूज करना है। सो इट्स रनिंग फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। फिर आप बोलोगे 0 से यूज करने का मतलब भी नहीं था क्योंकि 0 से r तक तो कोई फील्ड है नहीं, तो आप इसको r से इनफाइनाइट लिखोगे तब भी चलेगा। सो टू स्टार्ट विथ हम लोग 0 से इनफाइनाइट कर सकते हैं। और क्योंकि आप सॉलिड का जब इम्प्रूव कर रहे होगे तो हमको 0 से इनफाइनाइट तक ही जाना पड़ेगा। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो 0 से लेकर के r तक हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इंटीग्रेशन की ये प्रॉपर्टी होती है, हम लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी। यहाँ पर दो ई आ रहे हैं। एक जो ये फर्स्ट वाला आ रहा है, ये वो ई आएगा जो इनसाइड वाला होगा क्योंकि इसकी लिमिट ये चल रही है। तो यहाँ पर हम लोग इनसाइड का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज हो रहा है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ आउटसाइड। कैसे आइडेंटिफिकेशन हो रहा है? यूजिंग द लिमिट्स। तो ये आउटसाइड का फील्ड आ रहा है। सिमिलरली सॉलिड स्फीयर में आप इनसाइड आउटसाइड जानते हो, सो अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लिखना है और डीवी के लिए सेम फॉर्मूला सभी के लिए लिख देना है। बाई द वे अपने को पता है कि ये जो इनसाइड वाला है ये 0 होता है, तो इसको 0 क्लेम कर देंगे। तो अपने पास जो पोटेंशियल एनर्जी बचेगी वो बचेगा सेकेंड वाला टर्म, हाफ एप्सिलॉन नॉट को हम बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन ई स्क्वायर डीवी के प्लेस पर लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। इसका लिमिट कैपिटल आर से इनफाइनाइट तक है। अपने को प्रूफ करना है कि ये जो नंबर है इस नंबर के बराबर बन जाना चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के स्पेस को इंटीग्रेट कर लेते हैं फील्ड के साथ तो हमको एनर्जी मिल जाती है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी हाफ एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू अपने को पता है, उसको रख देते हैं के। तो इसको लिखा जा सकता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू रख दी हमने। आर स्क्वायर का स्क्वायर और ये 4 पाई आर स्क्वायर है, डी आर है। ये कैपिटल आर से इनफाइनाइट तक रन कर रहा है। सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो यूल फाइंड कि एक 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। इनफैक्ट 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल होगा। इनफैक्ट एप्सिलॉन नॉट को अंदर होगे तो एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ, और अपने पास एक के बच जाएगा, दैट मीन्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। तो उसको मैंने बाहर निकाल दिया आउटसाइड। इंटीग्रेशन के इनसाइड में क्या रहा होगा, ऊपर एक क्यू स्क्वायर था तो उसको भी बाहर ले लेते हैं, दैट्स अ क्यू स्क्वायर। डाउन साइड एक आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये 1 अपॉन और डी आर। इंटीग्रेशन भी बहुत सिंपल जैसा दिख रहा है, ये आर से लेकर के यहाँ तक ले जाना अपने को इनफाइनाइट तक ना। इसको आप चाहो तो के लिख सकते हो तब भी चलेगा। तो ये बन जा रहा है कुछ के क्यू स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट, ये -1 अपॉन आ रहेगा। लिमिट कैपिटल आर से इनफाइनाइट जाएगी, इनफाइनाइट रखोगे तो 0 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा। सो फाइनली अपने को ये मिल जा रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस आर। अब देखोगे कि एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था और उसी का प्रूफ हम लोग यहाँ पे कर पा रहे हैं। सो ये काफी पावरफुल मेथड है किसी भी फील्ड की वजह से पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। तो अब आपको कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, एनर्जी पूछेगा तो आप फील्ड निकाल सकते हो तो एनर्जी भी निकाल सकते हो। फर्क बस इस बात का पड़ेगा कि क्या आप इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हो। अगर इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हो, यस। नहीं कर सकते हो तो दैट्स अ मैथमेटिकल इशू, बट कॉन्सेप्चुअली यू आर एबल टू फाइंड इट। कॉपी कर लीजिए। कोई कंसर्न और क्वेरी हो तो आपको पूछना है, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे।
नाउ इसको नोट करने के बाद आपको एज अ होमवर्क इसको प्रूव करना है. सो दिस इज होमवर्क फॉर यू. प्रूव इट. और इसको प्रूव करना है द मेथड वी हैव लर्न. आप चाहो तो उस मेथड को भी यूज कर सकते हो जो आपने पहले किया. दोनों मेथड से प्रूव करो और इसको भी यूज करना है. दैट्स व्हाट द टारगेट इज. ओके, सो वी हैव अंडरस्टूड कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सेल्फ एनर्जी क्या होती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल क्या होता है, फील्ड क्या होता है. तो अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया है, पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया है और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टडी किया हुआ है. ये कुछ कोरिलेट होता है एनालॉगस है ग्रेविटेशन से लेकर के. फिर भी हम लोगों ने काफी डिटेल में समझा इसको. अब एक और पॉइंट रहता है जिसमें हम ये जो दो फील्ड्स हैं उनका आपस में रिलेशन देखते हैं. सो हेडिंग लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन वेक्टर फील्ड एंड स्केलर फील्ड. तो ये दोनों फील्ड्स हैं वो बेसिकली एक ही स्टोरी. अगर हम आपको ब्रॉडर सेंस में बताएं, जो ग्रेविटेशन में बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो पोटेंशियल फील्ड है वो एक ही स्टोरी को बोलने के अलग अलग तरीके हैं. ये वही तरीके हैं जिस तरह से हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर का यूज करते हैं. दो मेथड रहते हैं. अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स पता चल जाएगा. तो ये बेसिकली फोर्स मेथड को यूज करने के लिए ई को पढ़ते हैं. और अगर अपने को पोटेंशियल पता है, क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाता है. सो ये जो दूसरा मेथड है पोटेंशियल निकालना, वो बेसिकली एनर्जी वाला मेथड है. सो वी आर यूजिंग फोर्स मेथड एंड एनर्जी मेथड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इलेक्ट्रोस्टैटिकली. सो दोनों एक ही कहानी है. और हम जानते हैं कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी आपस में लिंक होता है. यू रिमेंबर दैट ओल्ड फॉर्मूला लाइक की फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर. सो जब फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी आपस में लिंक्ड हैं तो ई और वी आपस में लिंक्ड होंगे क्योंकि क्यू क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इसी रिलेशन को हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं काइंड, और वो ई और वी के रिलेशन को बताएगा. तो ये तो हो गया लिंकेजेस. और दूसरा ग्रेविटेशन से ऐसा चलेगा. क्या लिंकेजेस हैं? अगर अपने को फील्ड पता है तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ये हम लोग थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्लासेस में बात कर चुके हैं. सो V2 minus V1 potential difference is given by minus integration from 1 to 2 E dot dr. So जब कभी अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल पूछा जाए तो हम इस तरह से पकड़ लेते हैं. मोर ओवर रेफरेंस के लिए कई बार हम इन्फिनिटी ले लेते हैं. तो इन्फिनिटी के रेफरेंस को जीरो पकड़ते हैं तो सीधे पोटेंशियल मिल जाता है. सो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं किसी एक रेफरेंस के अकॉर्डिंग. सो दिस इज कि अगर अपने को ई पता है तो वी कैसे कैलकुलेट करते हैं. एक दूसरा रिलेशन होता है, उसको भी मैं लिस्ट करता. एंड अगर अपने को वी पता है तो ई कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए भी सिमिलर फॉर्मूला है. सो इन केस अपने को ई कैलकुलेट करना है, सो ई कम्स आउट टू बी माइनस हेड ऑफ वी. जनरली हम इस तरह के सिंबल को अवॉइड करते हैं जो मैंने अभी लिखा हुआ है आपके लेवल पर. इसका मतलब ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी with respect to x I cap plus partial differentiation of v with respect to y j cap plus partial differentiation of v with respect to z k cap. So इसको आप यूज करके पता कर लेते हो कि अगर अपने को v पता है तो टोटल फील्ड कितना जाने वाला है. ये जो दोनों रिलेशंस है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. जनरली एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है जिसमें या तो v देगा e पूछ लेगा या फिर e देगा v पूछ लेगा. सो इनसे हम इंटरलिंक कर सकते हैं. कॉपी कर लीजिए. एक एग्जाम्पल मैं इस पे पिक कर लेता हूँ तो आपको यूज करना आ जाएगा. दोनों में से एक एक एग्जाम्पल पिक कर सकता. पार्शियल डिफरेंशिएशन आप जानते हो. यहाँ पे जो v हो रहा है वो पोटेंशियल है. v इज नॉट अ वॉल्यूम. इससे पहले जो हम लोगों ने dv लिखा था वो वॉल्यूम था. तो यहाँ पे पोटेंशियल है. लिख देता हूँ, हालांकि आप समझ रहे होंगे. v इज पोटेंशियल या फिर स्केलर फील्ड भी कह सकते हैं उसको. और e को हम लोग वेक्टर फील्ड कहते हैं. दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है.
लेट मी गिव एन एग्जांपल, आप उसका यूज करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा whether you can catch it. सपोज कर लीजिए आपसे ऐसा बोलता है कि किसी स्पेस का पोटेंशियल फंक्शन दिया गया, सो लेट electric potential is given by V is equal to x square plus yz. किसी भी स्पेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस तरह से दिया गया, अपने को पता करना है फाइंड magnitude and direction of electric field at a point, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने को बताना है, दैट इज 1,0,1. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कितने अमाउंट का होगा और किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो डायरेक्शन कैन आल्सो बी आस्क्ड. आई एम पॉजिंग फॉर 1 मिनट. आपको सॉल्व करना है और आंसर कैलकुलेट करना है, जिसमें ई का मैग्नीट्यूड आपको बताना है. ऐसा यूनिट चल रहा है, ऐसा हम लोग मान के चल लेंगे. सो ऐसा यूनिट में अपने को आंसर आ जाएगा. ट्राई इट. थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट बाय नाउ आपकी स्पीड भी बढ़ गई होगी कैलकुलेशंस की. ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आपको इंफॉर्मेशन दी गई है. -2 और -1 2i और -1j -1k. ओके, सो कैसे सॉल्व करना है, आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप इसी को कैरी कर लीजिए, माइनस बाहर रखिए. इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, जब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये ट्वाइस एक्स हो जाएगा. आई कैप वाई जेड कॉन्स्टेंट जैसा ट्रीट होगा, इसलिए वो डिसअपीयर हो जाएगा. प्लस जब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन आप y के रेस्पेक्ट भी करोगे तो x कांस्टेंट रहेगा, z कांस्टेंट रहेगा, y का 1 आएगा तो ये z बन जाएगा, j कैप हो जाएगा. प्लस z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो ये y k कैप हो जाएगा. अब आपको एक जनरल फॉर्मूला मिल गया जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल रही है, सारे पॉइंट्स के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल रहा है. यू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल द पॉइंट्स. सो जिस पॉइंट के बारे में पता करना, अब उस पॉइंट को रखेंगे. ये जो पॉइंट होता है ना, इसको हम पहले नहीं रखेंगे, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा, फिर वो नंबर बन जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करोगे तो 0 हो जाएगा. सो उन पॉइंट्स को हमको सबसे लास्ट में रखना होता है. सो बोलोगे एट पॉइंट द पॉइंट दैट हैव बीन नोन टू अस 1 0 1. ई एज अ वेक्टर आपको पता करना है, तो एज अ वेक्टर ये आ जाएगा ट्वाइस आई कैप प्लस जे कैप और 0 के कैप को आप ड्रॉप कर सकते हो, तो ये फील्ड आ जाएगी. अब आपको इसको मैग्नीट्यूड वाइज सेपरेट करना है, तो वो जैसे आपके पास ऑप्शन हो या फिर जो भी डिमांड किया जाए उसके अकॉर्डिंग आप बताते हो, क्योंकि ये वेक्टर आप समझते हो. तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा √4 + 1 दैट इज 5. एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन. डायरेक्शन को बताने के आपके पास कई सारे तरीके हैं. थीटा के टर्म में पूछा जा सकता है और यूनिट वेक्टर के टर्म में पूछा जा सकता है. सो यू से कि वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. सो ये सारी बातें आप लोग वेक्टर में ऑलरेडी कर चुके हो. सो -2i कैप -j कैप डिवाइड बाय √5. सो दैट्स डायरेक्शन. प्लॉट करके दिखाना होगा ग्राफ में, तो आप ग्राफ पे भी दिखा सकते हो किस डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है. तो -2 और -1 कोऑर्डिनेट की तरफ जा रहा होगा, तो वहां से दिखा सकते हो. सो दिस हाउ यू कैन गेट योर आंसर. और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है.
एग्जाम में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, ये सिंपली ऐसा देगा और आपसे फील्ड के बारे में पूछ लेगा, या तो जनरल एक्सप्रेशन पूछेगा या किसी पॉइंट पर पूछेगा, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कुछ भी पूछेगा, आप उसको बता सकते हो। एग्जैक्टली द सेम वे वी डिड इन ग्रेविटेशन। अगर इलेक्ट्रिक वर्ड हम लोग यूज ना करें तो समझ में नहीं आएगा कौन सा है, ग्रेविटेशन है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम नोटेशन, सेम रूल्स, सेम एवरीथिंग इज आइडेंटिकल। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, अदरवाइज वाला। अदरवाइज का मतलब हुआ जिसका फील्ड पता हो, पोटेंशियल निकालना हो। अभी आपको पोटेंशियल पता था, फील्ड निकालना था। सपोज कर लीजिए आपसे ऐसा बोलता है कि आपके पास ये लार्ज शीट है जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी गई है, और आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 1 और एक पॉइंट नंबर 2 है। ये जो डिस्टेंस है वो ए डिस्टेंस दिया गया है, और यहाँ से लेकर के यहाँ का डिस्टेंस है वो बी दिया गया है, या कुछ और भी नाम दे सकते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1। सो 1 और 2 के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस चल रहा है, इसको कैलकुलेट करना है। तो आप बोलोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा और पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, बस उसी डिफरेंस को अपने को कैलकुलेट करना है। सो इसको भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप चाहो तो पैरेलली सॉल्व कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स यहाँ भी याद रख सकते हो, या तो आप इसका इंटीग्रेशन करो प्रॉपर वे पे। कैसे? V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr, और दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम 1 पॉइंट टू 2 पॉइंट। सो 1 से 2 जाने के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। और एक और नोट पॉइंट होता है जो हम लोगों ने ग्रेविटेशन में लिखा था, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कई बार होता है हमको फील्ड की डायरेक्शन बताता है तो हम पोटेंशियल के बारे में बता सकते हैं। सो अगर हम फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं ना तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है, और फील्ड के अगेंस्ट चलते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज करता है। एग्जैक्टली द सेम वे इट हैड यूज्ड टू बी इन केस ऑफ ग्रेविटेशन। उसको हम लिख सकते हैं पोटेंशियल increases in the direction opposite to direction of electric field। सो अगर आप डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाते हो तो पोटेंशियल बढ़ रहा होता है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, इसका काउंटर वर्जन होगा V decreases in the direction of, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है। और ये तो हुआ कि अगर हमको फील्ड की डायरेक्शन पता हो तो पोटेंशियल के बारे में क्या क्लेम करेंगे कि पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। इसका काउंटर वर्जन भी है, दोनों का काउंटर वर्जन। अगर हमको पोटेंशियल पता हो तो फील्ड की डायरेक्शन के बारे में क्या बोल पाएंगे। सो उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल द 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा लिख सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड is in the direction where decrease of potential is maximum। so अगर आपको पोटेंशियल के डिक्रीज होने की मल्टीपल डायरेक्शंस आपको मिलेंगी, ऑफ कोर्स मिलेंगी, 2 पॉइंट्स अगर आप चूज करोगे तो एक ऐसा डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में डिक्रीज मैक्सिमम चल रहा होगा। सो जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम डिक्रीज करता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करता है, और पोटेंशियल के डिक्रीज के मैक्सिमम डायरेक्शन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ये 2 पॉइंट्स हमारे लिए खास इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो इनको कॉपी कर लीजिए नोटबुक में और इनको याद रखना है। सिमिलर पॉइंट हम लोगों ने लिखे होंगे ग्रेविटेशन में, आप उससे मैच कर सकते हो, और उसका रिवीजन भी हो जा रहा है और यहाँ पे उसका यूज भी हो जा रहा है।
नो यहाँ पर अगर हमने को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होगी किस डायरेक्शन में होगी, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर एग्जिस्ट कर रही होगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था कि जो V2 माइनस V1 है अपने को कैलकुलेट करना है, क्या ये पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। तो हम इतना समझने के बाद, इन पॉइंट्स को लर्न करने के बाद ये जरूर बता सकते हैं कि V2 माइनस V1 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। व्हाट डू यू से, कैन यू फाइंड आउट व्हाट विल बी द साइन ऑफ V2 माइनस V1? नेगेटिव। सो यू कैन सी कि टू फील्ड की डायरेक्शन में या फिर 1 से 2 जाते हैं तो हम फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं, तो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ होगा। तो 1 का पोटेंशियल ज्यादा रहा होगा, 2 का पोटेंशियल कम रहा होगा, ये हम गारंटी से कह सकते हैं। तो यहाँ से कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि V1 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन V2। अगर V1 V2 से बड़ा है, मीनिंग इज व्हाट कि V2 माइनस V1 नेगेटिव आएगा। तो जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें जो नेगेटिव वाला होगा उसको हम प्रेफर करेंगे, जो पॉजिटिव्स होंगे उनको स्क्रैप कर देंगे, वो अपना आंसर बन ही नहीं सकता। सो एक तो ये अपने पास पॉइंट आता है, इसको यूज कर सकते हैं। फिर मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है तो मैग्नीट्यूड पता कर लेते हैं, और आप इसको डायरेक्टली यूज करो, वो भी आपको पता करेगा, आपको आंसर देगा। तो अब इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। सो अगर अपने को पता करना है V2 माइनस V1 इज गोइंग टू बी माइनस इंटीग्रेशन E की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन व्हाट वी कैलकुलेटेड एज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वाज दैट दिस? या सो एंड दिस, इसके बाद आप आर वेक्टर लिखोगे, वेक्टर या आर कैप उसी डायरेक्शन में होगी, यहाँ से हम आर मेजर कर रहे हैं, और अभी भी हमारा आर इधर जाएगा तो डी आर भी इसी डायरेक्शन में आएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे डी आर आर कैप। आर कैप और आर कैप डॉट जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे। ये हमको 1 से 2 जाना है, सो यूल फाइंड कि आ जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जो आ रहा है वो बाहर निकल के आ जाएगा, आर डॉट आर 1 हो जाएगा, ये डी आर आ जाएगा 1 से 2। सो अपने को क्या लिखना होगा कि दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। डी आर का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आर आ जाएगा, आर आ जाएगा, लिमिट लगा देंगे ए टू बी। सो जो V2 माइनस V1 है दैट इज गोइंग टू बी माइनस सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए। इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जो E डॉट डिस्टेंस आता है और ये ऑटोमेटिकली आया, वैसे भी हम लोग जान रहे थे कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, तो माइनस सर्वाइव कर गया। तो अपना आंसर हो गया कि दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस फॉर्म। दिस अपना फाइनली आंसर बन जाएगा, कॉपी कर लीजिए। नेगेटिव आएगा, कितना मैग्नीट्यूड का आएगा वो भी बता सकते हैं। तो जब कभी फील्ड यूनिफॉर्म होता है, यहाँ से एक और लॉजिक पॉइंट निकाल सकते हैं एज अ कंक्लूजन, जब कभी फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है E और डिस्टेंस के बराबर होता है। सो E इंटू द डिस्टेंस इज इक्वल टू V, ऐसा लिखा जा सकता है किस केस के लिए, जब फील्ड कांस्टेंट हो और फील्ड की डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हो। अदरवाइज ब्रॉडर सेंस हमारे पास ये है, जो फॉर्मूला है और ये कैलकुलेशन है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में माना जाता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि क्या चल रहा है। और हम लोगों ने बात भी किया था, अगर आपको पता हो ग्रेविटेशन में एक थर्ड पॉइंट भी लिया था, लेट्स से एक थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं 3 और इस डिस्टेंस को C बोल देते हैं। सो आपसे पूछ सकता है कि 2 और 3 के पोटेंशियल में कितना डिफरेंस होगा। फाइंड V2 माइनस V3। कैन यू फाइंड V2 माइनस V3? सो आपको E डॉट डी आर करना होता है, ध्यान दीजिए। E की डायरेक्शन आपको पता होगी, डी आर इसके इस तरह से जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। सो अगर हम फील्ड के परपेंडिकुलर, तो एक और पॉइंट इसमें ऐड किया जा सकता है, इन केस हम फील्ड के परपेंडिकुलर चलते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहता है, यानी पोटेंशियल सेम रहता है। सो दिस विल बी इक्वल टू 0। क्यों 0 आएगा, उसकी वजह हम लोग ऐसा बोलेंगे कि इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को 2 से 3, तो अपना जो डी आर होगा वो 2 से 3 वाली लाइन पे चल रहा होगा, और E डॉट डी आर करेंगे, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, इसकी वजह से ये 0 हो जाएगा।
तो ये परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से जीरो हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में कई बार पूछा है, सिंपल ऑप्शन देना होगा जीरो, तो वो क्या करेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बताएगा। इसका सी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि अपने नोट्स में ऐड कर सके। इन द डायरेक्शन perpendicular to E, there is no potential change or difference. There is no potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जीरो रहता है और मैक्सिमम किधर रहता है, मैक्सिमम रहता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और अगर किसी एंगल पे जाएंगे तो अकॉर्डिंगली वो कम होता जाएगा। सो ऑल द 3-4 पॉइंट्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस। कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारे पास रिलेशन हो गया, ई से वी, वी से ई जाना अपने पास फॉर्मूलाज हैं, हम कन्वर्ट हो सकते हैं कभी भी। एक बार अपने को ये रिलेशन समझ में आ गया तो अब हमारे पास ई, वी और यू तीनों के आपस में क्या रिलेशन चलते हैं वो सारा कुछ क्लियर हो जा रहा है। देन आफ्टर और डिटेल में जानना चाहेंगे ई को। ई को हम लोग ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या पिक्टोरियली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली से ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है पिक्टोरियली, पिक्चर में दिखा सकते हैं, जिसको हम लोग फील्ड लाइंस बोलते हैं। हालांकि ग्रेविटेशन में भी हम लोगों ने ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस पढ़ी थी, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में डेफिनेटली पूछता है वो फील्ड लाइंस को लेकर के, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, कब ड्रॉ करते हैं। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा तो पूछेगा बताइए किस तरह की फील्ड लाइंस जाने वाली हैं, और फिर इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो फ्लक्स है उसके बारे में बात करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू बी प्रिसाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। इसको कई बार लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग समझेंगे, और इसको काफी समझना है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ग्रेविटेशन में थोड़ा सा ब्रीफ था इसका। सो व्हाट आर दे आर बेसिकली लाइंस, वर्चुअल लाइंस होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अपने को पिक्टोरियली बता रहे होते हैं। सो बेसिकली क्या होता है ना, किसी क्वांटिटी या किसी भी ऑब्जेक्ट या थिंग के बारे में जानने के लिए अपने को एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, और वो लैंग्वेज वर्ड्स के फॉर्म में हो सकती है, साउंड के फॉर्म में हो सकती है, पिक्चर के फॉर्म में हो सकती है, किसी के फॉर्म में भी हो सकती है। सो दैट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द सेम थिंग। सो ऐसा लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस they are virtual or imaginary lines. Imaginary means we cannot see or feel them, but they are there. That represents electric field in the space pictorially or in the form of picture. सो पिक्चर के फॉर्म में या लाइंस के फॉर्म में, वर्चुअल लाइंस के फॉर्म में हम जब ड्रॉ करते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इनके कुछ अपने रूल्स होते हैं, जैसे कि अपने पास अगर अपने पास लेट्स से एक चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज है। सो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो फील्ड इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है। क्यू अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो फील्ड की डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में जाती है, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं। अगर इसकी हमको फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है तो अपने को क्या करना होगा कि पॉजिटिव चार्ज को रख करके देखना होगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देखेंगे तो फोर्स इधर आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो फोर्स इधर आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो फोर्स इधर आएगा। सो पॉइंट इज कि हम सभी पॉइंट पर चार्ज को रख करके फोर्स को देख सकते हैं, और हम ये क्लेम कर सकते हैं कि किसी भी लोकेशन में फोर्स की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन सेम होती है। तो फिर हम इस चार्ज को हटा देते हैं और फिर विजुलाइज करने लगते हैं कि अगर चार्ज कहीं पर रखा होगा तो फोर्स किधर लगेगा। The direction in which the force is going to act, the same direction will be of the electric field. इन्हीं को कंबाइन कर देते हैं तो उन्हीं को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलना स्टार्ट कर देते हैं।
सो अगर अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी दे विल अपीयर लाइक दिस एट एनी डायरेक्शन, दे विल बी appearing to running radially outwards. At any location you can find the field direction just by drawing a tangent. ये इसके रूल्स होते हैं, हम लोग रूल्स को भी नोट कर लेंगे. सो इस तरह की जो लाइंस हैं इनको बोलेंगे दे आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये वर्चुअली अपने को बता रहे हैं कि किस तरह से फील्ड लोकेटेड है किस पॉइंट पर. तो एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से. इन केस अगर ये निगेटिव रहा होता तो हम लोग जानते हैं कि टेस्ट चार्ज रखने पर टूवर्ड्स लग रहा होता है तो एग्जैक्टली सेम पिक्चर आएगा, बस एक चेंज होगा, माइनस है, वो डायरेक्शन का है. सो नाउ दे विल बी अपीयरिंग टू कम टूवर्ड्स पॉइंट चार्ज, दैट मीन्स रेडियली इनवर्ड्स. सो कई बार हम पिक्चर देख करके बता सकते हैं चार्ज कैसा होगा. रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है. रेडियली इनवर्ड से चार्ज है और नेगेटिव है, ऐसा हम बोल सकते हैं. तो ये एक केस के लिए ड्रॉ करके देखा है. अब ये तो सिंपल केस था. मल्टीपल पॉइंट चार्ज हो सकते हैं, चार्ज बॉडीज हो सकती हैं, कई सारे केसेस हो सकते हैं. तो कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम विजुलाइज कर लेते हैं. सो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है, नेगेटिव चार्ज के लिए आप ड्रॉ कर सकते हो. ये तब ड्रॉ किया गया जब पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट सेपरेशन पर है, नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट सेपरेशन पर, कोई और चार्ज नहीं है जब हम एक को ड्रॉ कर रहे हैं. सो बेसिकली ये दो अलग अलग एग्जाम्पल हैं. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव चार्ज फील्ड, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का फील्ड है, ये नेगेटिव चार्ज का फील्ड है पॉइंट चार्ज के लिए. इनकी प्रॉपर्टीज टू दोज ऑफ ग्रेविटेशन है. जैसे कि ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, कंटिन्यूअस रहते हैं. टेंजेंट ड्रॉ करके हम फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं. इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम उनकी डेंसिटी वॉच कर लेते हैं. ये सारा लिस्ट कराया होगा मैंने. कुछ डिफरेंसेस हैं. वहां पर हमारे पास केवल एक प्लस मास हुआ करता था, दो मास नहीं होते थे. तो यहाँ पर दो तरह के साइंस होते हैं, प्लस और माइनस. तो ये जो फील्ड लाइंस हैं ये ऐसे अपीयर होता है जैसे कि पॉजिटिव चार्ज से निकल के आ रहे हों, और कहाँ पर टर्मिनेट कर रहे होते हैं, नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट कर रहे होते हैं. तो ये एक रूल बन जाएगा, फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज. ये उससे डिफरेंट पॉइंट है, तो उसको हम लोग नोट करना स्टार्ट करते हैं. So we can have a heading like properties of field lines. फील्ड लाइंस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पर हैं. कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को हम लोग लिस्ट कर लेते हैं. जैसे पहला, they emerge from positive charge and terminate at negative charge. So फील्ड लाइंस को देख करके हम बता सकते हैं पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे रहा होगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे रहा होगा. जहाँ टर्मिनेट करेंगे दैट इज नेगेटिव, जहाँ से इमर्ज कर रहा है दैट इज पॉजिटिव. बाकी दे आर कंटिन्यूअस, तो वो कंटिन्यूअस होते हैं. एंड डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप. ये भी एक इनकी खास, कई बार आपको चार ऑप्शन देगा, बोलेगा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन नहीं हो सकता है. तो हम बोलेंगे कि जिसमें अगर लूप बना के दे दिया जाएगा तो वो आंसर नहीं बनेगा. बाकी कंटिन्यूअस होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज से निकलना चाहिए, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करना चाहिए. नेक्स्ट है दे कांट इंटरसेक्ट. इंटरसेक्ट ईच अदर, तो वो कंटिन्यूअस होंगे लेकिन कट नहीं करेंगे. तो अगर एक फील्ड लाइन से ऐसे ड्रॉ करता है, दूसरा ऐसे ड्रॉ करता है, बोलेगा क्या ये एग्जिस्ट कर सकता है. आप बोलोगे कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. क्यों? क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं.
क्यों नहीं कर सकता है इंटरसेक्ट की वजह से? तो आप अभी अगला पढ़ोगे कि टेंजेंट होती है तो फील्ड की डायरेक्शन बताती है। तो जो टेंजेंट किसी पॉइंट पर अगर फील्ड की डायरेक्शन बताती है तो एक ही पॉइंट पर फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि एक वेक्टर एक ही डायरेक्शन कैरी करता है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंटरसेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये छोटा सा पॉइंट है, कई बार पूछ लेते हैं। फिर आप लिख सकते हो कि टेंजेंट एट एनी लोकेशन gives direction or the direction of field at that location। तो जिस लोकेशन पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे या जिस पॉइंट पर ड्रॉ करोगे उस पॉइंट पर आपको उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी फील्ड की। तो सपोज कर लीजिए एक फील्ड लाइंस आपको ऐसे दिया गया है और कोई आपसे बोलता है कि ये जो ए पॉइंट है यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और जिस तरफ एरो बना हुआ उस तरफ हम लोग एरो लगा देंगे। दैट विल बिकम द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सो डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द टेंजेंट। लॉजिक भी समझ में आ रहा होगा। अभी इन लोगों ने डायरेक्शन को एड अप करके लाइन बनाया था, तो लाइन से टेंजेंशियल पार्ट जो है उसकी डायरेक्शन को बता रहा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको भी लिस्ट कर देते हैं। यहाँ से देखो अपने को डायरेक्शन मिल गया। किसी भी क्वांटिटी को जानने के लिए जो कि वेक्टर है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बारे में अपने को आइडिया लगना चाहिए। तो डायरेक्शन के बारे में आइडिया लग गया। मैग्नीट्यूड के बारे में क्या आइडिया होता है वो नेक्स्ट लाइन से हम लोग पता कर सकते हैं। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। सो ऐसा लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन density of electric field lines। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या हुआ? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। सो आप एक यूनिट एरिया चूज करो और उससे देखो कि कितना फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है। सो अगर ज्यादा फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है उस यूनिट एरिया से, दैट मीन्स डेंसिटी इज मोर। अगर कम फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, डेंसिटी इज लेस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी मतलब आप समझ सकते हो उसके मैग्नीट्यूड को बोलते हैं। सो कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि कितना डेंसिटी है। ज्यादा डेंसिटी होगा तो ज्यादा फील्ड होगा, कम डेंसिटी होगा तो कम फील्ड होगा। ये एग्जाम में पूछा भी गया है मल्टीपल टाइम, किसी ना किसी फॉर्म में पूछ लेते हैं। तो अपने को पता कर लेना है कि किस तरह से इसको यूज करना है, कहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है कहाँ पर नहीं। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल हम यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं। अगर आपसे ऐसा बोलते हैं कि कुछ फील्ड लाइंस अपने को इस तरह से दी गई हैं। अब ये किस चार्ज की अपने को नहीं पता है, बट अगर ऐसा अपने को दिया गया है और आपसे बोलता है कि अपने पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर है बी, और आपसे बोलता है कि ई ए और ई बी के मैग्नीट्यूड में बताइए किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो किस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक वैल्यू ज्यादा होगी ये अपने को बताना है। सो ये आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। यू जस्ट टेक का यूनिट एरिया, कुछ एरिया कंसीडर करो एक यूनिट का ए के पास में, उतना ही एरिया बी के पास में कंसीडर करो और देखो कि किस एरिया से ज्यादा फील्ड लाइन क्रॉस कर सकते हैं। तो जहां पर फील्ड लाइंस क्लोज बाई होंगी वहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पर स्पेसेस ज्यादा हो गए उनके बीच का वहां पर डेंसिटी कम होगी। एज सिंपल एज एनीथिंग। सो यहाँ पर आप पाओगे कि ए के पास डेंसिटी ज्यादा है, बी के पास डेंसिटी कम है फील्ड लाइंस का। सो ए लोकेशन का फील्ड की वैल्यू ज्यादा आएगी एज कम्पेयर टू बी लोकेशन। कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ से आपको इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देना भी पता चल जाएगा। और कई बार हम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को क्रॉस देख करके, इनफैक्ट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को देख करके हम बताते हैं कहाँ पर स्पेसियस है, कहाँ पर डेंसली लोकेटेड है। इनमें किसी पॉइंट को आपको इलेबोरेट करना हो तो आप पूछ सकते हो, अगर आपको सारे पॉइंट समझता है। सो वी कैन मूव फॉरवर्ड और फील्ड से रिलेटेड कुछ और भी बात कर सकते हैं। आना चाहिए बिकॉज ये ग्रेविटेशन में हम लोग बहुत सिमिलर स्टोरी की बात कर रहे थे।
और वो रिपीटेड है। इनमें से बहुत सारी प्रॉपर्टी आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, उसमें भी सिमिलर टाइप के लॉजिक्स चलते रहेंगे, कुछ माइनर डिफरेंसेस के साथ। तो माइनर डिफरेंसेस आपको नोट करना है। जैसे यहाँ पर जो माइनर डिफरेंस है वो ये कि ये इमर्ज और टर्मिनेट कर रहे होते हैं। इमर्ज करने के लिए पॉजिटिव चार्ज चाहिए, टर्मिनेट करने के लिए नेगेटिव चार्ज चाहिए, अनलाइक द केस ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड्स, क्योंकि वहां पे प्लस माइनस जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे ऐसा बोलता है कि आपके पास एक प्लस चार्ज है, पॉइंट चार्ज, और एक माइनस पॉइंट चार्ज है, और आपसे बोलता है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे अपीयर करेंगी, बताइए, ड्रॉ कीजिए। सो इनको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज लीजिए और वहां पर फोर्स बताइए, फोर्स की डायरेक्शन निकालिए और फिर इसको एड अप कर दीजिए। सो बट अपने को रफली ड्रॉ करके बताना होता है। वो 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो पता करना होता है। सो आप देखोगे जब इसको ड्रॉ करोगे, अगर आपने यहाँ पर पॉइंट चार्ज रखा पॉजिटिव, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा वो ये प्लस क्यू के पास वाला डोमिनेट करेगा, ये दूर है, सेम चार्ज मैंने लिया हुआ है। तो आप बोलोगे कि जिसके पास रहेगा उसका साइन डोमिनेट करेगा, तो इस वाले रीजन में पॉजिटिव वाला डोमिनेट करेगा। पॉजिटिव वाला डोमिनेट करेगा तो अवे दिखाएंगे। राइट ऑफ माइनस क्यू आओगे तो फिर नेगेटिव डोमिनेट करेगा, तो फिर ऐसा दिखाएंगे। ओके, इसके बाद और पॉइंट्स पे आप चलना स्टार्ट करोगे, तो जब और पॉइंट्स पे चलना स्टार्ट करोगे तो ये पॉजिटिव वाला रिपल्सिव रहेगा, लेकिन ये बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इसका अट्रैक्टिव भी लगना स्टार्ट हो जाएगा। इन बिटवीन अगर आप बात करते हो, तो अगर बिटवीन में कोई पॉइंट लिया जाएगा तो ये पॉजिटिव वाला रिपेल करेगा और माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन जाएगी वो इधर जाएगी। मोर ओवर और क्लोज बाय देखोगे तो कुछ इस तरह से जाएंगी फील्डिंग्स। वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसका भी ख्याल रखना होगा। तो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं आप, कॉपी कर लीजिए। सो अगर पॉइंट चार्ज एक प्लस और एक माइनस है, कैसा दिखेगा? सो किसी पॉइंट पर फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अपने को फील्ड लाइन विजुलाइजेशन में आता है, तो किसी भी लोकेशन पे फील्ड की क्या डायरेक्शन जाएगी उसका टेंटेटिवली आइडिया अपने को रहेगा। जैसे बीच के किसी पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, वो ये रहेगी। सपोज के लिए इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आते हो, आपसे पूछता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बताइए फील्ड किसी पॉइंट पर कहाँ पे लाई करती है, तो यहाँ पे जो टेंजेंट आएगी वो इधर आएगी। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फील्ड किधर जा रहा होगा, उसके लेफ्ट साइड किधर जा रहा होगा, राइट साइड किधर जा रहा होगा। एक ओवरऑल व्यू या फिर माइंड मैप हमारे दिमाग में रहेगा। ये हमने एक प्लस एक क्यू के माइनस क्यू के लिए ड्रॉ किया है। आपके लिए कुछ भी बोल सकता है, तो आपको बस इसी लॉजिक को लगाना है। प्लस क्यू चार्ज टेस्ट चार्ज को आप रखते रहिए और टोटल फोर्स को एस्टिमेट की उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं। वो आपको 4 ऑप्शन देगा, कहीं ना कहीं वो एरो एरो को इधर से उधर करेगा, बस वहीं पे आप पकड़ ले जाएंगे। आप देखोगे कि प्लस क्यू से जितने भी जा रहे हैं एरो सब बाहर की तरफ होंगे, तो दे आर इमर्जिंग फ्रॉम द प्लस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज पे सभी एरो टर्मिनेट हो रहे होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स जो अपने को याद रखना है। इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, लूप नहीं बनना चाहिए, देयर इज नॉट अ सिंगल लूप यू कैन सी। ओके, और डेंसिटी वगैरह कैलकुलेशन करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ना ये जो तो पॉइंट चार्ज मैंने आपको दिखाया है ना, एक बहुत स्पेशल अरेंजमेंट है, इसलिए मैंने इसको ड्रॉ किया है। और उसी को हम आगे स्टडी करने वाले एक छोटा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपके ग्रेविटेशन में नहीं था, तो ये एक नया टॉपिक बनेगा जाकर के, जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल।
एग्जाम के लिए काफी फेवरेट टॉपिक है और कहीं भी इसको इन्वॉल्व कर देता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है. तो जो प्रीवियस फिगर है ना, यही इलेक्ट्रिक डाइपोल है. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है जिसमें एक प्लस क्यू चार्ज होता है, एक माइनस क्यू चार्ज होता है और दोनों को हम पास पास रखते हैं कम सेपरेशन पे. तो जब कभी आपको एक प्लस क्यू चार्ज मिले और एक माइनस क्यू चार्ज मिले तो ये अपने आप के ये एक अरेंजमेंट है. इसी अरेंजमेंट को हम लोग डाइपोल कह देते हैं. इसके बीच का कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को डी या आर बोल सकते हो, हम लोग डी बोलेंगे. और इसी अरेंजमेंट को हम लोग डाइपोल बोलेंगे. फिर इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे. तो क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज में. इट इज एन अरेंजमेंट of two point charges which are equal in magnitude but opposite in sign. And separated by a small distance. ये बोला गया कि जो डिस्टेंस d है वो स्मॉल है. स्मॉल मतलब बाकी और भी जो डिस्टेंसेस आप मेजर करने वाले हो उसमें ये स्मॉल पड़ेगा. सो ऐसा अरेंजमेंट जब कभी आपको दिखेगा उसको डाइपोल बोलेंगे. डाइपोल का मतलब होता है क्यू जो चार्ज होता है ना, ये मोनोपोल होता है. सो सिंगल होता है तो उसको मोनोपोल बोलेंगे. अगर दो चार्जेस हमने ले लिए तो वो डाइपोल बनेगा. इसी तरह से आगे आप हायर लेवल पढ़ोगे क्वाड्रपोल, ऑक्टापोल जैसी स्टोरीज भी होती हैं. तो अपने सिलेबस पे नहीं, अपने सिलेबस पे डाइपोल है, इसको समझते हैं. नाउ ये अगर ऐसा प्लस क्यू माइनस क्यू बार बार आएगा तो इसकी वजह से हम फील्ड निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, सब निकाल सकते हैं बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू, राइट. लेकिन अगर हमको किसी पॉइंट पर फील्ड निकाला होगा, सपोज के लिए इस पॉइंट पर हमें फील्ड निकालना है ए पॉइंट पर, तो हम फर्स्ट की वजह से निकालेंगे, सेकंड की वजह से निकालेंगे, वेक्टोरियली ऐड करेंगे. पोटेंशियल निकालना है, वी विल रिपीट द सेम थिंग. सो वो तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, बट उसी को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में या फिर फॉर्मुलेशन में कर सकते हैं अगर डी हमारा स्मॉल है तो उसके लिए हम एक फॉर्मुलेशन कर लेंगे और जब कभी ऐसा अरेंजमेंट आएगा तो डायरेक्टली उसको यूज कर लिया करेंगे. दैट्स द पर्पस. सो इस सिंबल को हम एक दूसरे सिंबल से दिखाना स्टार्ट कर देते हैं. अगर ऐसा अपने को दिखाया गया तो हम लोग इसको इस तरह से ड्रॉ कर देंगे वेक्टर वाइज में. दिस इज वेक्टर और इसको P से लिखते हैं. डाइपोल इज डिनोटेड बाय P वेक्टर. सो जो प्लस होगा वो इसके हेड को तरफ जाएगा और जो माइनस होगा वो टेल की तरफ जाएगा. सो दिस इज हाउ दिस सिंबल विल बी डिनोटेड. अच्छा, ये सिंबल को हम इस तरह से डिनोट कर रहे हैं तो ये एरो कैसे आया, उसके लिए जो डी डिस्टेंस है ना, इसको हम वेक्टर वाइज लिखना स्टार्ट कर देते हैं और इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ बता देते हैं. तो हम बोलेंगे कि जो डी है दैट इज मेजर्ड फ्रॉम माइनस टू प्लस एंड इसका मैग्नीट्यूड उनके बीच के गैप को होगा तो डिस्टेंस को एज अ वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं. तो एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. पार्डन, मैग्नेटिक बाद में आएगा. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. So electric dipole moment ये P लेटर होता है. So this P is defined as QD. So electric dipole moment is defined by this. तो डाइपोल क्या होता है? डाइपोल एक अरेंजमेंट होता है. डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी और उस फिजिकल क्वांटिटी को हम P से डिनोट करते हैं. ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको Q और D जैसा लिखा जाता है. जहाँ क्या है? Q इज अ चार्ज ऑफ डाइपोल. डाइपोल पे दो चार्ज है, प्लस Q माइनस Q. जब हम चार्ज ऑफ डाइपोल बोलेंगे तो प्लस वाला बोलेंगे. सो प्लस क्यू लिखेंगे, दैट इज द चार्ज ऑफ डाइपोल. दैट मींस इट हैज प्लस एंड माइनस टू बोथ. D is going to be the distance between the dipole, these 2 point charges, and its direction will run from minus to plus. So ये इन पॉइंट के व्यू से हम लोग इसको पढ़ते हैं डाइपोल मोमेंट को. अब आप इसका जब मैग्नीट्यूड लिखोगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी इक्वल टू P इज इक्वल टू Q इनटू D. वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अपने को समझना होता है.
एंड व्हाट द डायरेक्शन इज, डायरेक्शन के लिए पी कैप आप लिख सकते हो, पी कैप की वही डायरेक्शन होगी जो डी कैप की डायरेक्शन होगी, दैट मीन्स फ्रॉम माइनस चार्ज टूवर्ड्स प्लस चार्ज, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, इसको प्लस लिख भी सकते हो, कॉपी कर लीजिए। नाउ ये जो फिजिकल क्वांटिटी बना हुआ है डाइपोल मोमेंट, अब हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लस क्यू माइनस क्यू हम इस डाइपोल मोमेंट को यूज किया करेंगे पी को, और पी के टर्म में अपना पोटेंशियल निकालेंगे, पी के टर्म में फील्ड निकालेंगे, पी के टर्म में और भी जो कैलकुलेशन करनी होगी वो कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज q into d, where q is the charge of dipole, d is the separation between the 2 point charges, moreover d is a small। तो ये स्मॉल जो टर्म हमने यूज किया है ये अप्रोक्सीमेशन के लिए हम यूज करते रहेंगे जहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी, कॉपी कर सकते हो। ये वेक्टर है तो कैसे हैंडल करना होता है, वेक्टोरली हैंडल करना होता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक क्यू और माइनस क्यू रखा हो पी जरूर लिख सकते हो। सपोज के लिए उसने बहुत सारे चार्जेस दे दिए और आपसे बोलता है कि टोटल डाइपोल मोमेंट बताइए, तो अगर हमने को एक डाइपोल मिल गया, दूसरा डाइपोल मिल गया, बहुत सारे डाइपोल्स मिल गए, तो उनका वेक्टर सम कर डाइपोल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर आपस में एड अप करके रिजल्टेंट बनाते हैं। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज कर लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया आपको, काफी पॉपुलर है, कई बार मिलता है। लेट से यहाँ पर हमारे पास एक क्यू चार्ज है, हाउ टू से इट, चलो इसको क्यू चार्ज दे देते हैं। एक हमारे पास यहाँ पर है जिसका चार्ज क्यू है, एक यहाँ पर है जिसका चार्ज माइनस टी क्यू है, और ये जो एंगल है 60 डिग्री है। ये साइड लेंथ ए, ये भी साइड लेंथ ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वर्टेक्स पे रखा गया। आपसे पूछता है फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट। या फिर जो भी फिगर आपको दिखाया गया उस फिगर के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपने को निकालना है। सो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वो चार्ज को लेकर के प्लस और माइनस को लेकर के बनाया जाता है, और फिर हम देखेंगे क्या यहाँ पे कोई डाइपोल हमको बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या हमको एक या एक से ज्यादा डाइपोल बनते हुए नजर आ रहे हैं। In case there are more than one, then what are their directions, what are their magnitudes? If we get the directions and magnitudes, so we can find what the total dipole moment is of the system. Root 3a आपने बताया, अब शायद q को भी मल्टीप्लाई करना चाहिए था डायमेंशनली। सो मैं सॉल्व करता हूँ, आप वेरीफाई कर सकते हो। अब देखो ये जो माइनस टू क्यू है ना, इस माइनस टू क्यू आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, माइनस क्यू और माइनस क्यू, ये क्यू और माइनस क्यू मिलकर के एक डाइपोल बनाएगा, ये क्यू और माइनस क्यू मिलकर के एक डाइपोल बनाएगा। यस, सो आप पाओगे कि वी गॉट अ डाइपोल लाइक दिस, यू कैन कॉल इट एज अ p1 vector. You got another dipole like this, you can call it as a p2 vector. So you got p1 and p2, isn't it? और अपने को ये पता चल गया कि दो वेक्टर हैं और रिजल्टेंट निकालना है, तो हम बोलेंगे p वेक्टर इज गोइंग टू बी वेक्टर सम ऑफ p1 प्लस p2। एंड देन यू नो कि अगर अपने को मैग्नीट्यूड निकालना है तो p अंडर रूट p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स p1 p2 cos थीटा। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 दिख रहा है, थीटा इज 60। p1 p2 की मैग्नीट्यूड कितने होंगे, सो मैग्नीट्यूड वाइज p1 इज q इनटू a, और यही p2 है, तो p1 p2 आपस में बराबर है। बाकी आप समझदार हैं, जब आप इसको रीराइट करेंगे तो आप पाएंगे कि दिस इज गोइंग q a स्क्वायर प्लस q a स्क्वायर plus 2 times qa, that is qa square cos 60. Cos 60 is 1 by 2, so you will find कि qa बाहर आ जाएगा, 1 plus 1 plus 1 root 3 हो जाएगा। So you can find out कि total मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को लेकर के। मोर ओवर आप इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हो,
किस डायरेक्शन में रहेगा नट सेल में जो रहेगा, तो आप बोलोगे जो नेट डाइपोल मोमेंट रहेगा उसके बाइसेक्टर पे लाई कर रहा होगा, सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ पी। सो पी का डायरेक्शन, पी का मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। सो पॉइंट इज कि अगर अपने को पता है कि डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन किया जाता है, सो इफ दे आर मोर देन वन वी कैन फाइंड देम आउट। इसके बाद उनका रिजल्टेंट निकालना, जो भी स्टोरी है वो हम सब बता सकते हैं। कॉपी कर लीजिए। सर यस। सर अगर हम ये कंपोनेंट्स में बनाए पर वो जो दो क्यू है उसको रिजॉल्व करके एक ही बना दे तो साउंड आपका थोड़ा सा कम आ रहा था, सो आई मिस्ड इट, फिर से बोलो। सर अगर हम वो P1 और P2 रिजॉल्व मतलब अलग अलग करने से अच्छा हम क्यू जो पॉजिटिव किए गए हैं उसको ही एक करते हैं तो 2q एट अ डिस्टेंस ऑफ √3 ऐसा √3 आई एम नॉट गेटिंग स्टिल कि आप क्या वेक्टर्स को हैंडल करने की बात कर रहे हो या फिर डायरेक्टली डाइपोल बताने की बात कर रहे हो? सर वेक्टर्स हैंडल करने से अच्छा हम डायरेक्टली डाइपोल बता सकते हैं ना। दो किस क्यू तरीके को से? जो दो क्यू है उसको 2q लिख के उसका रिजल्टेंट √3a डिस्टेंस पर। ओके, आप बोल रहे हो कि इसका सेंटर पकड़ लेते हो, इन दोनों को बना देंगे। हाँ सर √3a/2 डिस्टेंस। वेल यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा √3/2 का कुछ फैक्टर आएगा, फिर वो 2 से मल्टीप्लाई होकर के हैंडल हो जाएगा। बट क्या वो लॉजिकली करेक्ट जाएगा? क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ होता नहीं कि हम सेंटर ऑफ चार्ज जैसी कुछ बात करें, दो चार्ज को हम यहाँ पे लिख दें। अनलाइक द केस ऑफ मास, हम लोगों ने सेंटर ऑफ चार्ज ऐसा नहीं पढ़ा होगा, ना पढ़ेंगे भी। सो आई एम नॉट श्योर कि वो हमेशा वैलिड रहेगा। वी नीड टू चेक बाय केसेस कि कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं वो आपको गलत आंसर की तरफ ले जाए या फिर सही आंसर ना दे सर किसी केस इस के लिए। केस में सिमेट्री है ना इसलिए। हाँ, इस केस पे कर सकते हो, इस केस पे हम उसको एज ए जनरलाइज लॉ नहीं बना सकते हैं। दैट्स व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन। सो व्हाट विल बी द जनरलाइज पॉइंट कि आप इनको अलग अलग पकड़ लो। आप जानते हो कि एक ऐसे वेक्टर बनाया जाता है और वेक्टर्स को फिर आप हैंडल कर सकते हो। ये हम जनरलाइज कर सकते हैं बिकॉज वी आर यूजिंग द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ इट। प्रीवियस स्लाइड आप बोलना, दिस इज प्रीवियस स्लाइड, यू कैन जॉट इट डाउन व्हाटएवर इज लेफ्ट। फिर आप बोल रहे हो डज द क्यू charge interact with the second minus q? Q charge interact with the second minus, yeah they are interacting। तो जब हमारे पास चार्ज अरेंजमेंट्स होते हैं ना, so all they are interacting। एक चार्ज दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा होता है, डेफिनेटली इंटरेक्ट कर रहा होता है, सभी में इंटरेक्शन चल रहा होता है। जैसे आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो तो फिर आप देखोगे सारे चार्ज निकल इंटरेक्ट कर रहा था, फोर्स कैलकुलेट करते हो, पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो। अब यहाँ पर हमारा अरेंजमेंट, हम उस अरेंजमेंट को कुछ ऐसा देखना चाह रहे हैं कि उसको अगर हम डाइपोल के टर्म में देखेंगे तो किस तरह का दिखेगा। यहाँ पर भी वो इंटरेक्शन चल रहा होगा, डेफिनेटली चल रहा होगा। कॉपी कर लिया होगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हालांकि अभी अपने पास टाइम नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो इम्पोर्टेंट वर्जन है वो करने वाले हैं कि अपने पास अगर एक डाइपोल हुआ तो डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल आता है उसको कैलकुलेट करेंगे, किसी भी पॉइंट पर कितना फील्ड आता है उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर डाइपोल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, एनर्जी कितना कैरी करता है, सारे पॉइंट्स को हम लोग लर्न कर लेंगे। You have written something, so we won't calculate dipole between them। डाइपोल प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में हम लोग करेंगे, जैसे ये प्लस क्यू था और इसका एक डाइपोल हो गया, इसका एक डाइपोल हो गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक ये प्लस और ये माइनस क्यू के सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो फिर वो ये जो चार्ज है वो ट्वाइस काउंटेड हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है या फील्ड निकालना है तो हर एक चार्ज को आप सिंगल बार काउंट करते हो, इजंट इट? सो किसी भी एक चार्ज को हम डबल बार काउंट नहीं करेंगे। तो जो P1 होगा वो इन दोनों चार्ज का ख्याल रखेगा और जो P2 होगा वो इन दोनों चार्ज का ख्याल रखेगा। इसका मतलब हम टोटल इन टोटलिटी जितना भी चार्ज है सभी का ख्याल रख रहे हैं और किसी भी चार्ज को हम ट्वाइस काउंट नहीं कर रहे हैं। आप इंडिविजुअली भी हैंडल करोगे तो कैसे हैंडल करोगे? इसको -2q जैसा है, इसको q जैसा है, इसको q जैसा हैंडल करोगे। इसमें से किसी भी चार्ज को हम ट्वाइस काउंट नहीं करते हैं।
सो फील्ड निकालना होगा तो सभी की वजह से कैलकुलेट करके ऐड करेंगे। सिमिलरली आप चाहें तो इस -2q को हम -q कर लेते हैं और इन दोनों को मिलाकर के एक p1 नाम दे दिया, इन मिलाकर के एक p2 नाम दे दिया। अब p1 p2 आपस में कुछ शेयर नहीं करते हैं। p1 इज सेपरेट स्टोरी, p2 इज सेपरेट स्टोरी, बोथ आर एग्जिस्टिंग एट द सेम लोकेशन और इन द सेम स्पेस साइमल्टेनियसली। तो इनका कंबाइंड इफेक्ट आएगा वो एग्जैक्टली वही पॉइंट के बारे में बात कर रहा होगा, इनको अगर हम पॉइंट चार्ज की तरह सेपरेटली डील कर रहे होते तो। राइट, सो इस तरह से हम एक एक पेयर को चूज करके डाइपोल बना सकते हैं। हाँ, somebody wanted to ask something. Sir, what is the portion for the next test? नेक्स्ट टेस्ट ग्रुप पे आपको उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। Okay. So any unit charge can only exist in only one dipole. Unit charge can only हाँ, एक चार्ज एक डाइपोल के साथ एसोसिएट कर सकता है। मीनिंग इज लाइक दिस कि अगर हमारे पास -2q है और 2q है तो ये एक डाइपोल बनाएगा। अगर ये 3q था तो इसको हम q अलग कर सकते हैं, तो ये डाइपोल हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया। सो q इज अ मोनोपोल और q और -q इज अ डाइपोल। तो जब हम डाइपोल लेंगे तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को मिक्स करेंगे, उसका जो चार्ज होगा फिर वो इंडिपेंडेंट काउंट नहीं करेंगे। सो एक बार आपका पॉइंट का कंसर्न ऐसे क्लियर हो जाएगा। आपका कंसर्न जो है कि अगर पॉइंट चार्ज डाइपोल का पार्ट बन गया तो वो अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस खो देता है, फिर वो किसी और के साथ कंबाइन नहीं रहेगा, फिर वो डाइपोल कंबाइन होगा जिसके साथ कंबाइन होगा जाकर के। सर जो आपने अभी फिगर बनाया उसमें जो तीसरा वाला चार्ज आएगा उसका इफेक्ट आएगा क्या पहले डाइपोल के ऊपर? अच्छा, हाँ बिल्कुल आएगा। अभी हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर अपने पास, आप इस फिगर की बात करो, अभी मैंने एक फिगर ड्रॉ किया था -2q और 2q। सपोज कर लीजिए 3q रहा होता तो आपने एक q अलग कर लिया, तो ये जो डाइपोल हो गया इसने अब इन चार्जेस को काउंट कर लिया और आपका ये चार्ज सेपरेट हो गया। हाँ, अब ये जो चार्ज है और ये जो हमारा डाइपोल है वो इंटरेक्ट करेगा। जब डाइपोल इंटरेक्ट कर रहा होगा तो डाइपोल विल टेक केयर ऑफ ऑल द चार्जेस इट हैज यूज्ड, और उसका क्यू के साथ क्या इंटरेक्शन है वो बता देगा आपको। अगर आपको इंडिविजुअल चार्ज का इंटरेक्शन देखना है तो उनको डाइपोल जैसा नहीं देखना है, तो उनको पॉइंट चार्ज जैसा देखना है। लेकिन अगर आपको कलेक्टिव देखना है इसको, तो इसका कलेक्टिव इन्फ्लुएंस इसके साथ क्या जाएगा, इंटरेक्शन क्या चल रहा होगा वो हम पता करेंगे। बिल्कुल चल रहा होगा, क्योंकि डाइपोल की फील्ड होती है और पॉइंट चार्ज की फील्ड होती है। तो ये जो पॉइंट चार्ज होगा वो इसकी फील्ड पे एग्जिस्ट स्टे कर रहा होगा, तो उस पर फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा, बहुत सारी स्टोरीज होंगी। सो देयर विल बी इंटरेक्शन, यस देयर विल बी इंटरेक्शन। सो अगर डाइपोल बनता है तो डाइपोल में इन्वॉल्व होने वाले चार्जेस फिर वो डाइपोल का पार्ट बन जाते हैं और कलेक्टिवली इन्फ्लुएंसेस देते हैं बाकी चार्जेस को लेकर। उसमें फिर हम सेपरेटली चार्ज को नहीं काउंट करते हैं, डाइपोल को एज सच काउंट करते हैं। टू एक्सप्लेन दिस मोर, जैसे ये +q और -q है, जब आपने डाइपोल बना दिया तो आपको कोई प्लस और माइनस सेपरेटली नहीं वॉच करना। ये डाइपोल विल टेक केयर ऑफ दिस कलेक्टिव अरेंजमेंट, एक साथ उसका ख्याल रखता है। फिर इस क्यू को किसी और के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे, ना इस क्यू को किसी और के साथ एसोसिएट करेंगे, डाइपोल को एसोसिएट करेंगे। ओके, सॉल्व फॉर द डे। नेक्स्ट डे में हम लोग इसके फील्ड्स और पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, जो कि खास इंपॉर्टेंस का है। सो अगर कोई डाउट क्वेरी ना हो तो हम लोग इसको वाइंड अप कर देते हैं अभी।